हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, यदि आप ईपीएफ मेंबर है, आपका भी पीएफ कटता है, तो आपको एक जानकारी बताता हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी है। आपको सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आप एक पेंशनर, तो आपको इसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। दोस्तों, जैसे अभी क्या हुआ है, जो पेंशनर थे उनके लिए अभी ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म फिल हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अभी वहाँ पर ट्रैक क्लेम का स्टेटस भी यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ से ट्रैक क्लेम भी शो करके देख सकते हैं। आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, इसमें आप जानकारी देता हूँ कि यदि आपको कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई भी जानकारी चाहते हैं, आपको पता नहीं है आपको कैसा क्या करना है, पेंशन क्या होती है, पेंशन में क्या क्या होता है, कैसे पेंशन मिलेगी, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको हिंदी में जानना है तो यहाँ पर हिंदी में क्लिक कीजिए। यदि आपको यहाँ पर इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में क्लिक। तो दोस्तों, मैं आपको अभी फिलहाल हिंदी में दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप राइट साइड में ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश करने का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको epf.india.gov की साइट ओपन करनी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामान्य कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, या सभी के मन में सवाल होते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अपने सामान्य प्रश्न के समाधान जानने के लिए श्रेणी और उप श्रेणी का चयन करें। तो देखिए श्रेणी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चुनना है। जैसे दावा और निकासी के लिए, जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में वहां से करना है। आपको हिंदी में जानना है तो हिंदी में। दोस्तों, मैं अभी आप फिलहाल हिंदी में ही यहाँ पर समझा पाऊंगा। तो दोस्तों, हमको अन्य पे क्लिक करना है, या दावा और निकासी मतलब जैसे आपको क्लेम करना है या फिर विड्रॉल करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और अन्य पे तो आप अन्य पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अभी पेंशनर है, पेंशनर को जैसे कुछ जानना है तो यहाँ पर देखिए पेंशन योजना। तो दोस्तों, अभी क्या है, पेंशन योजना के बारे में जानना है तो यहाँ पर सारी योजनाएं दी गई है। तो अभी फिलहाल मैं आपको पेंशन योजना का बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पेंशन योजना पे क्लिक करता हूँ, यहाँ गो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर गो पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके मन में होते हैं वो सारे यहाँ पर ओपन हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे आपको आंसर पता चलेगा। क्या कोई कर्मचारी जिसने पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना 1971 का विकल्प नहीं दिया है, वह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की सदस्यता ग्रहण कर सकता है? दोस्तों, ये यदि आपके मन में सवाल है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होता है जी हाँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, पेंशन राशि की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों, जैसे आपको जो आपका पीएफ कट रहा था, अब आपको पेंशन की राशि की गणना करना है तो उसका सूत्र यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए उत्तर पेंशन प्लस पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 माह का औसत इंटू पेंशन योग्य सेवा, और वहां भाग कर देंगे 70 से। तो दोस्तों, आपकी पेंशन राशि की गणना यहाँ का गणना हो जाएगी कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो यदि आपको और भी जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप वहां से देखें। कोई सदस्य सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की कितनी राशि प्राप्त करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। कोई भी सदस्य जो 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की सदस्यता ग्रहण करता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है और वर्तमान वेतन सीमा 15,000 पर अंशदान कर रहा है, वह रुपए 7,500 पेंशन प्राप्त कर सकता है यदि पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष हो। तो पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भागित 70 बराबर 15,000 इंटू 35 भागित 70, तो 7,500 आपको यहाँ पर, जैसे आपकी 15,000 सैलरी है तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के आपके यहाँ पर आसानी से आप राशि सेवानिवृत्त होने पर कितनी पेंशन मिलेगी आपको यहाँ पर कर लेंगे आप यहाँ पर कैलकुलेट। तो यदि आपको और भी क्वेश्चन जैसे जानना है, पेंशन देने के लिए औसत वेतन का निर्धारण कैसे किया जाता है? औसत वेतन का निर्धारण केवल सदस्य को पेंशन देने के लिए किया जाता है। यह पिछले 60 माह का औसत है। गैर अंशदायी अवधि यदि कोई हो घटा दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, पांचवा पेंशन प्रमाण पत्र लेने के लाभ। यह रोजगार में परिवर्तन होने पर पेंशन खातों के अंतरण की सुविधा देता है। यदि योजना प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन जो भी है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हुए यहाँ पर आपको सभी शो हो रहा है। उसके बाद देखिए छठवां, किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जो भूतपूर्व सैनिक था, क्या परिवार पेंशन दे अथवा नहीं? मिलिट्री पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन दे अर्थात सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54 के अंतर्गत परिवार पेंशन 27/7/2001 से प्रभावी। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर सभी आपको यहाँ पर उत्तर मिलेंगे सारे क्वेश्चन के। क्या कोई सदस्य पेंशन योजना से छूट प्राप्त कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से कोई सदस्य पेंशन योजना से छूट नहीं प्राप्त कर सकता, केवल एक स्थापना ही छूट प्राप्त कर सकती है। फिर 8वां क्वेश्चन है, कौन सी आयु पर सदस्य पेंशन के लिए पात्र है? कोई भी सदस्य अधिवर्षित की आयु 58 वर्ष पूर्ण करने पर पेंशन प्राप्त है यदि पात्र है। यदि कोई सदस्य
50 से 57 वर्ष के बीच नौकरी छोड़ देता है तो वह पूर्व समय घटी हुई पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी जानकारी दोस्तों कि आपके मन में कभी सवाल आता है कि मैं कब मेरे को पेंशन मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ के द्वारा ही दिया गया है, ये ना कोई गूगल पे सर्च करके बताया, ना मैं किसी मन से बता रहा हूँ, ये ईपीएफ के द्वारा ही बताया जा रहा है दोस्तों। फिर वहाँ पर 9th क्वेश्चन है, सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन देने के लिए कितनी सेवा की आवश्यकता होती है। सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन तथा संतान पेंशन 1 माह का अंशदान माह के भाग सहित भी पेंशन निधि में प्राप्त होने पर देय है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी यदि आपको डाउट है तो आप यहाँ पर इस तरह से सभी यहाँ पर आप देखेंगे। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसे देय होगा। सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन स्वतः ही विधवा विधु को देय है। इसके अलावा बच्चे भी 25 वर्ष की आयु एक समय पर 2 तक इसके पात्र है। 2 संतान पेंशन के अतिरिक्त परिवार में कोई अशक्त बच्चा जीवन पर्यंत अशक्तता पेंशन प्राप्त करेगा। यदि कोई नियोक्ता पेंशन अंशदान देने में विफल रहा है तो क्या कोई पेंशन देय होगी अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई। नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान का भुगतान न करने से पेंशन देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंशन की गारंटी है। क्या पेंशन भुगता देश में कहीं भी पेंशन प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, कोई भी सदस्य जो विभिन्न स्थापनाओं के लिए कार्य करता है उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे होता है। पेंशन का निर्धारण करने के लिए सदस्य के वेतन तथा सेवा को समेकित किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या पेंशन राशि में प्रति वर्ष कोई वृद्धि होती है? पेंशन में कोई राशि नहीं होती, यहाँ पर नहीं दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर सभी आपको जानकारी दी गई है। जब कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु में घटी हुई पेंशन प्राप्त करता है तो क्या वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपनी पूर्ण पेंशन प्राप्त कर सकता है? नहीं, एक बार पेंशन स्वीकृत हो जाने पर इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये सभी आपके मन में यदि सवाल उठते हैं तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर ईपीएफ के द्वारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। समय पूर्व पेंशन 58 वर्ष से पूर्व के लिए पात्रता की तिथि निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड है? सदस्य को आवेदन प्रपत्र में जब से वह समय पूर्व पेंशन प्राप्त करना चाहता है उस तिथि के संबंध में अपने विकल्प देना है। यदि दावा प्रपत्र में कोई तिथि नहीं दी जाती है तो आवेदन की तिथि को ही चयनित ही माना जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर सब आंसर दिया गया है। क्या कोई सदस्य सेवा में रहते हुए भी पेंशन प्राप्त कर सकता है? जो सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में रहता है वह 58 वर्ष की आयु में से पेंशन प्राप्त कर सकता है। यदि कोई पेंशन भुगता जो समय पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहा है इसके पश्चात रोजगार में आता है, ऐसे मामलों में वह पेंशन योजना का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा। नियोक्ता की ओर से किया जाने वाला 8.33% अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि फंड में जाएगा। क्या एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने के लिए मैं अपनी संपूर्ण पेंशन सौंप अथवा बेच सकता हूँ? नहीं। क्या भविष्य निधि राशि के साथ पेंशन की निकासी अनिवार्य है? नहीं, कोई भी सदस्य अपनी भविष्य निधि राशि केवल सदस्य का भाग की निकासी कर सकता है और योजना प्रमाण पत्र प्राप्त करके पेंशन योजना में ग्रहण अधिकार रख सकता है। दोस्तों जैसे अब यदि आप एडवांस निकालते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप एडवांस निकाल सकते हैं और पेंशन अलग होता है। पेंशन आपको नहीं निकालना है तो आप नहीं निकालेंगे, बाकी आप एडवांस जो निकालना सकते हैं, जो आपका जो सदस्य का भाग है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या मैं अपनी जन्म तिथि आयु बदल सकता हूँ? जी हाँ, सामान्य रूप से जन्म तिथि आयु एक बार दर्ज होने के बाद नहीं बदले जाते, तथापि इसे उचित दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ बदला जा सकता है। आप हमारी वेबसाइट जो epfindia.government की साइट है वहाँ से आप अपनी जन्म तिथि में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों इसका ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्या विवाहित पुत्री को परिवार पेंशन प्राप्त करने से बाहर रखा जा सकता है? वैवाहिक स्थिति की असंगता नहीं है। यदि संतान 25 वर्ष से कम आयु की है, सदस्य की मृत्यु होने पर वे परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 22, यदि किसी सदस्य की 2 पत्नियां हैं तो परिवार पेंशन किसे दिया होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात आपको यहाँ पर और देख लेनी चाहिए। यदि तुम्हारा विवाह कानूनी रूप से वैध है तो विवाह की तिथि के संदर्भ में यह पहली पत्नी का देय है और उसकी मृत्यु होने पर अगली जीवित विधवा का देय है। तो दोस्तों देखिए यदि आपकी 2 पत्नी है तो आपको यहाँ पर पहले किसको मिलेगा बाद में किसको मिलेगा वो भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये सारे मन में डाउट होते हैं यदि आप पेंशनर है तो आपको यहाँ से जानना बहुत जरूरी होता है। किसी परिवार सदस्य के न होने पर क्या पेंशन भोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित कर सकता है? नहीं, सदस्य की मृत्यु होने की तारीख से पहले से परिवार के सदस्य के न होने पर सदस्य पेंशन की पात्रता से पहले परिवार पेंशन नामित को देय है और वैध नामांकन के न होने पर यदि आश्रित पिता उसके बाद आश्रित माता को दे। एक बार सदस्य द्वारा पेंशन प्राप्त किए जाने के बाद नामांकन की कोई वैधता नहीं है। पेंशन भोक्ता किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं कर सकता। दोस्तों 24वां नंबर है, पेंशन योजना के अंतर्गत बेरोजगारी का क्या प्रभाव होगा? दोस्तों इसका आंसर बेरोजगारी की अवधि की वास्तविक सेवा से बाहर रखा जाए। पेंशन केवल अंशदायी सेवा पर आधारित है। क्या
पेंशन प्राप्त करने से मेरे पति पत्नी को बाहर रखना संभव है? नहीं, पति पत्नी स्वतः ही लाभार्थी होते हैं जब तक कि वे कानूनी रूप से तलाकशुदा न हो। तो दोस्तों ये भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां नंबर है, परिवार के सदस्य तथा नामित के न होने पर यह परिवार से तात्पर्य सदस्य द्वारा बनाए गए परिवार से है, न कि वह परिवार जिसमें उनका जन्म हुआ। पेंशन किससे दे है? तो ये भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। यदि असक्तता, दोस्तों 27वां नंबर, असक्तता पेंशन के लिए कौन पात्र है? रोजगार के दौरान स्थायी और पूर्ण रूप से असक्त कर्तव्य 95 सदस्य उम्र और सेवा पर विचार किए बिना पेंशन का हकदार होगा। इस प्रावधान के अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन करने वाले सदस्य को यह निर्णय करने के लिए वह की असक्तता होने के समय कर रहे रोजगार के लिए स्थायी और पूर्ण रूप से असक्त है, केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चिकित्सा जांच करानी होगी। तो दोस्तों आप यदि असक्त है तो उसके लिए कौन पात्र है? गैर पेंशन की विधवा, तुलना की पेंशन भोक्ता की विधवा को कम पेंशन क्यों मिलती है? यदि विधवा अथवा विधुर पूर्ण विवाह कर लेता है तो परिवार की पेंशन किसको दे होगी? विधवा या विधुर को दी जाने रही पेंशन किस अवधि तक होगी? किस सदस्य की पहली और दूसरी पत्नी के संतान के मामले में बच्चे की पेंशन की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? क्या बच्चे की पेंशन की प्राप्ति के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलना आवश्यक है? क्या विधवा और बच्चे अलग अलग स्थानों बैंकों में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं? स्कीम सर्टिफिकेट पाने के लिए कौन पात्र है? दोस्तों क्या कोई सदस्य परिवार सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत एक सेवा के अंतर्गत एक से अधिक पेंशन लाभ उठा सकता है? ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों 37-38 जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए यहाँ पर 45 क्वेश्चनों के आंसर आपके जो मन में सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर, क्या चूक करने वाली स्थापना के मामले में किसी सदस्य के लाभ दिया होगा? तो इसका भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्या सदस्य पेंशन में 58 वर्ष से अधिक की देरी कर सकते हैं? जी हाँ। पेंशन कंप्यूटेशन का अर्थ क्या है? पेंशन कंप्यूटेशन का अर्थ है पेंशन भुगता द्वारा स्वेच्छा से सरेंडर किए गए पेंशन के एक हिस्से के एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान। यह विकल्प 26/9/2008 से हटा दिया गया है। तो देखिए कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन ये 2020 क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में पैराग्राफ 12 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किए गया है, जिसमें कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2020 कहा गया। 12वीं कंप्यूटेशन की स्वीकृति के मामले में सामान्य पेंशन की बहाली इस योजना में पूर्ववर्ती पैराग्राफ 12A के अंतर्गत 25 सितंबर 2008 अथवा उससे पहले पेंशन की कंप्यूटेशन का लाभ लेने वाले सदस्यों के संबंध में ऐसी कंप्यूटेशन की तिथि से 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सामान्य पेंशन की बहाली की जाएगी। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटेशन की स्वीकृति मामले में सामान्य पेंशन की बहाली का लाभ कौन उठा सकता है? नई गजट अधिनियम 132 कंप्यूटेशन की बहाली में क्या परिवर्तन शामिल है? ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में आपको बताते हूँ क्या पेंशन भुगताओं के लिए कोई शिक्षा परक कार्यक्रम चलाया गया है? जी हाँ, कर्मचारी के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वेबिनार का आयोजन करा है। एक पेंशन भुगता अपने किसी प्रश्न के समाधान के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में से इससे भाग लेने का अनुरोध कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो देखिए दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया जाता है। यहाँ पर देखिए आप लास्ट वाला जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि यदि आपको कोई भी और इसके अलावा भी यदि कुछ जानना है तो आपके जो नजदीकी कार्यालय है, तो दोस्तों आपका नजदीकी कार्यालय कौन सा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर बना है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा नजदीकी कार्यालय, तो आप वहां जाकर भी आप अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर थे। यहाँ पर जो भी आपके मन में डाउट है, आप पेंशनर है या फिर जो भी है, तो दोस्तों दावा और निकासी के लिए भी यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं तो सारे यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अग्रिम, यहाँ पर दावा और निकासी के लिए कोई भी आपको स्थानांतरण करना है या अग्रिम करना है या अंतिम खाते का निपटान करना है तो यहाँ से सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सारे क्वेश्चनों के आपका आंसर यहाँ पर भविष्य निधि राशि यदि 20 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो मामले में किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि आप अंतिम राशि निकालते हैं और आपका 20 दिन के भीतर यदि आपका सेटल नहीं होता है आपका क्लेम, तो आपको कहाँ शिकायत करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। दोस्तों ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका भी वीडियो बनाया, वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सभी यहाँ पर दिए गए, अन्य दिए गए जो भी आपको यहाँ पर दिए गए, आप यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप पेंशनर है तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मेरे नॉलेज में होगा तो जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं आपको पता करके बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।